Hello everyone, welcome back to my channel Acing Exams. I am Bhumika Sharma and I am teaching you the syllabus of SST of class 10th for your term 2 examinations. So we have started with our syllabus of economics and I have completed the chapter money and credit. I have explained it fully and it's on my channel. I'll drop the link in the description box. And also I have given you some questions for your test of that chapter. So after watching the full video and reading it from your NCERT textbooks, do perform that test. So here in this video, I have brought you the explanation of chapter number 4 of economics, which is globalization and the Indian economy. So without any further delay, let's get into the video. So here, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कम्स मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द डेफिनेशन. ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स थ्रू MNC. व्हाट इज MNC? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. ओके, so what is globalization? Globalization is nothing but the interconnection of one country to other countries. ठीक है? And what includes that interconnection? That interconnection includes the foreign trade and foreign investment. We investing in foreign countries or foreign countries investing in our countries. This is resulting in the interconnection of all the countries, and this interconnection is known as globalization. Clear or not? Okay, so let me explain it in Hindi एक बार. So what is globalization? कि हमारी कंट्री और कंट्रीज से, दो कंट्रीज जब आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, किसके थ्रू? फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू. और ये जो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये किसके थ्रू पॉसिबल है? MNCs के थ्रू पॉसिबल है. तो इसको क्या कहते हैं? इस इंटरकनेक्शन, इस इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन. समझ आया अच्छे से? ठीक है. So what is MNC? It is a company that owns or control production in more than one country. ठीक है. अब MNC क्या होता है? जो एक से ज़्यादा कंट्री में अपना जो है इन्वेस्टमेंट करती है, अपना प्रोडक्शन करती है. जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है डोमिनोज का पिज़्ज़ा सब खाते हैं, मैकडोनल्ड्स का बर्गर सब खाते हैं भाई. ठीक है. तो डोमिनोज सिर्फ इंडिया में थोड़ी ना, इंडिया की तो ये है ही नहीं कंपनी, पहली बात तो. ठीक है. तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ये जो MNC है ना, इसी के थ्रू आज आपको डोमिनोज का पिज़्ज़ा और मैकडी का बर्गर मिल पा रहा है भाई. समझ आया? तो जो कंपनीज एक से ज़्यादा कंट्री में प्रोडक्शन करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. ठीक है. तो ये डोमिनोज किसी और कंट्री की थी, लेकिन हमारी कंट्री में भी है और बाकी अमेरिका में भी है और बहुत सारी कंट्रीज में उन्होंने अपना प्रोडक्शन पब्लिश इस्टेब्लिश कर रखा है. क्लियर हुआ अच्छे से MNC और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ठीक है. आगे चलते हैं. नाउ अब MNC अपना कोई भी सेटलमेंट या अपना कोई भी इस्टेब्लिशमेंट करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखती है? बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, आसानी से समझ आ जाएंगी. सबसे पहले तो वो ये देखेंगे कि मार्केट किसके क्लोज है, जहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट सेल कर सके. अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर दिल्ली में मार्केट बहुत अच्छा है तो वो उसी के आसपास अपना जो है प्रोडक्शन का काम एस्टैब्लिश करेगी. क्लियर हुआ अच्छे से? ठीक है. फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ. नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर. ऑब्वियसली बात है, अगर आपको एक जगह महंगा मिल रहा है और एक जगह सस्ता मिल रहा है लेबर, तो आप तो सस्ते के पास ही जाओगे. ऑब्वियसली बात है. ठीक है. तो उसे जहाँ भी चीप लेबर मिलता है वो वहाँ पे अपना प्रोडक्शन एस्टैब्लिश करती है. ठीक है. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवर. ऑब्वियसली बात है कि वो अपना प्रोडक्शन वही एस्टैब्लिश करेगी जहाँ पे, जिस जगह की गवर्नमेंट पॉलिसी उसको फेवर कर रही होंगी. कुछ जगहों की जो पॉलिसीज होती हैं वो फेवर नहीं करती हैं कई बार, कि यहाँ पे ट्रेड नहीं हो सकता, यहाँ पे मार्केट एस्टैब्लिश नहीं हो सकता. ये कुछ कई जगह होता है ऐसा. तो वो हमेशा वही जहाँ पे जाके अपना सेटलमेंट करेंगी जहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवर कर रही होंगी. क्लियर हुआ अच्छे से? और ना मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है, इनका ना एक स्ट्रैटेजी होती है.
मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कि वो 4 कंट्रीज पकड़ती है, एक कंट्री में अपने सामान को असेंबल करेंगी, एक कंट्री में अपने सामान का प्रोडक्शन करेंगी, एक कंट्री में अपने सामान को सेल करेंगी, और एक कंट्री में अपने सामान का वो जो होगा उसका कॉल सेंटर एस्टैब्लिश कर देंगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं एप्पल का, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं। अमेरिका ने असेंबल किया एप्पल को, उसका आइडिया आया पूरा, ठीक है, उसका हर एक चीज़ मीटिंग वगैरह वहाँ हुई, ठीक है, फिर उसने आके चाइना में जो है उसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया एप्पल का, ठीक है, असेंबल एक जगह, प्रोडक्शन एक जगह। चाइना में ऐसा क्यों किया उसने, प्रोडक्शन वहाँ क्यों किया, उसे वहाँ पे चीप लेबर मिल रहा था, ठीक है। अब उसने देखा इंडिया में एप्पल के बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, ठीक है, एप्पल का जो सेल होगा वो इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो उसने अपना सेल जो अपना मार्केट एस्टेब्लिश किया एप्पल का वो कहाँ कर दिया, इंडिया में, ठीक है, और कॉल सेंटर कर दिया हमारा मान लो अफगानिस्तान में, वहाँ पे बिल्डिंग मिल गई अच्छे से। तो 4 जगह उन्होंने एक ही चीज़ का खोल लिया और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। एमएनसी का फंडा क्लियर हुआ अच्छे से। नाउ अब हमने ये पढ़ लिया है कि वो क्या क्या चीज़ें देखती है सेटअप करने से पहले, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि वो कैसे सेटअप करती है, व्हाट आर द वेज टू सेटअप। सो फर्स्ट इज जॉइंटली विथ सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दैट रीजन। तो वो क्या कर लेंगे, या तो जिस रीजन में उन्हें सेटअप करना है वहाँ के कुछ लोकल कंपनीज के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, पार्टनरशिप कर लेंगे, ठीक है, तो वो उनके लेबर भी यूज़ कर पाएंगे और उनके लिए इजी भी हो जाएगा, और इससे हमारे मतलब जो लोकल कंपनीज होगी उनको भी फायदा होता है, बहुत अच्छा पैसा उनको एमएनसी से मिल जाता है, ठीक है। बाय अ लोकल कंपनी एंड एक्सपेंड प्रोडक्शन, या फिर वो एक लोकल कंपनी को खरीद लेंगे और अपना प्रोडक्शन एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। एमएनसी प्लेसेस ऑर्डर फॉर, या फिर वो क्या करेंगे, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को उस जगह के अपना ऑर्डर दे देंगे और उनको उनके लेबर वर्क के लिए पे कर देंगे। क्लियर हुआ, ये उनके वेज होते हैं सेटअप के, ठीक है, अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट इज, अब हमने पढ़ लिया है एमएनसीज का क्या काम होता है, क्या देखते हैं वो सेटलमेंट से पहले, ठीक है, और कैसे क्या वेज होते हैं। नाउ व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, मैंने आपको बताया सारी कंट्रीज को इंटरलिंक करना, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन कंट्रीज के बीच देखने को हमें मिलता है, ठीक है, और मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी मूविंग द कंट्रीज। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हम कंट्रीज में क्या देख पाते हैं, और गुड्स, ठीक है, पहले डोमिनोज भी नहीं था, एप्पल भी नहीं था, और मैकडोनल्ड्स भी नहीं था, एमएनसीज के थ्रू हमारे इंडिया में और गुड्स आए और सर्विसेज आई, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट्स हुए, ठीक है, और टेक्नोलॉजी आई। अच्छे से समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन को होने कौन कौन से फैक्टर देते हैं। सो फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल किन वेज, किन फैक्टर्स की वजह से हो पाया है। सो नंबर 1 इज टेक्नोलॉजी। जब हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में, ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ और कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट हुआ, तब हमें ग्लोबलाइजेशन समझ आया और हमने उसे होने दिया, ठीक है, बहुत इजी पॉइंट था। नाउ नेक्स्ट इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन पॉलिसीज। ये टॉपिक आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, इट इज अ वेरी क्वेश्चन फ्रेंडली टॉपिक। सो लिबरलाइजेशन क्या होता है, जिसमें कोई बैरियर ना हो। लिबरल मतलब फ्रीडम, टर्म का मतलब समझ आया, ठीक है। तो ट्रेड बैरियर क्या होता है, कि होता क्या है, जब एमएनसीज आती है इन्वेस्ट करने तो गवर्नमेंट ना उन पर ट्रेड बैरियर्स लगा देते हैं, यानी कि टैक्स लगा देते हैं, जिनकी वजह से उन्हें और पैसे पे करने पड़ते हैं, ठीक है। और इससे क्या फ़ायदा होता है, एक फ़ायदा इससे हमारे खुद के कंट्री के स्मॉल प्रोड्यूसर्स को होता है कि जो एमएनसीज आती है वो सस्ते, अगर ट्रेड बैरियर ही नहीं होगा तो वो सस्ते में उनका सामान बिक रहा है 100 रुपये का, और जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बिक रहा है 150 रुपये का, तो इंसान कौन सा सामान खरीदेगा, 100 रुपये वाला, ठीक है। तो इससे एमएनसीज को फायदा होगा और हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो है उनको दिक्कत हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इस वजह से ट्रेड बैरियर्स उन पे गवर्नमेंट जो है हटाती जाती है। क्यों, क्योंकि वो चाहती है कि एमएनसीज आए और इन्वेस्ट करें, तो इसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है। ये 1950 से 1960s में लगा था ट्रेड बैरियर, उसके बाद ये
पॉलिसी जो है चेंज हो गई ग्लोबल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग और ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए। कब? 1991 में। यही बैरियर्स को रिमूव करना, फ्रीडम देना, बैरियर्स हटाना, इसको क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक था। नेक्स्ट आता है हमारा WTO। इसका सिंबल क्या होता है? दिस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो ये WTO क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है 160 कंट्रीज का, जो कि ट्रेड को देखभाल करता है। ट्रेड की एक लिबरल, इसका एम क्या होता है कि एक लिबरल ट्रेड हो, एक फ्री ट्रेड हो हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और ये कुछ रूल्स बनाता है जो कि उस 160 कंट्रीज को मानने होते हैं, ठीक है। अब इसका एक ड्रॉबैक भी होता है कि जो बिग कंट्रीज होती है जैसे कि अमेरिका, चाइना, ये सब क्या है, ये वो रूल्स फॉलो नहीं करती और WTO ने कुछ नहीं कह पाता है क्योंकि ये रिच और बिग कंट्रीज हैं। तो ये कई बार ये कंट्रीज वो रूल्स फॉलो नहीं करती है। WTO का कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या है कि उसका पॉजिटिव भी इम्पैक्ट है और नेगेटिव भी इम्पैक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव इम्पैक्ट। MNC started investing in India and with time they increased their investment। तो MNC ने क्या किया? उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और अपना प्रोडक्शन एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। उनका जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज होना शुरू हो गया और इस वजह से क्या फायदा हुआ? हमारे इंडिया की टॉप कंपनीज थी, उन्होंने कंपटीशन को लेके कि भाई बाहर की कंट्रीज आके उनका प्रोडक्शन इतना एक्सपैंड हो रहा है, तो उन्होंने एज अ कंपटीशन लिया हमारी कंट्री की टॉप कंपनीज ने और क्या किया? अपना खुद को और स्किलफुल बनाना शुरू किया, अपना खुद का भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ कि हमारी खुद की कंट्री की जो वो इम्प्रूव हुई एज अ कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो कुछ MNCs हमारी भी कंट्री की है जो फॉरेन में इन्वेस्ट करती है, फॉरेन में ट्रेड करती है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर टाटा, एशियन पेंट्स, ठीक है। ये आपको याद रखना, एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। तो क्या इम्पैक्ट हुआ हमारे MNCs का कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई और जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ने की वजह से क्या हुआ? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे इंडिया का बढ़ गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कब बढ़ेगा? जब पैसा होगा। पैसा कब होगा? जब आपके पास जॉब होगी, ठीक है। क्लियर हुआ अच्छे से? पॉजिटिव इम्पैक्ट समझ आया। नेक्स्ट इज नेगेटिव इम्पैक्ट। तो इस वजह से क्या हुआ? अब पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या था कि टॉप कंपनीज को तो फायदा हुआ, पर जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, स्मॉल कंपनीज थी, उनको फायदा नहीं हुआ। तो वो कंपटीशन फेस ही नहीं कर पाए क्योंकि वो छोटी कंपनीज थी, तो वो कैसे इतने बड़े MNCs को टक्कर दे पाती, ठीक है। और लेबर लॉज फ्लेक्सिबल, गवर्नमेंट ने क्या किया ना, ये लेबर लॉज जो होते हैं इनको फ्लेक्सिबल कर दिया, इनको हटा सा दिया, जिसकी वजह से जो बातें थी वो MNCs की सुनी जाती थी, लेबर्स की कोई बात नहीं सुनता था। लेबर लॉज हमारे फ्लेक्सिबल हो गए, ठीक है। ये बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था हमारे लेबर्स की तरफ क्योंकि उनको कई बार उनके राइट्स मार लिए जाते थे, उनको ज़्यादा काम करा के कम वेजेस में छोड़ दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट लाइक धोती, क्राफ्ट, मटका सफर। अब जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स थे हमारे, जैसे धोती हो गई, क्राफ्ट हो गए, मटका हो गए, अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो फैंसी चीज़ें इन्वेस्ट करने लगी हमारे कंट्री में, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो चीज़ें थी ये इन्होंने काफ़ी सफ़र किया। प्रोडक्शन तो था, ठीक है, पर इनका जो सेल था वो काफ़ी कम हो गया, जिसकी वजह से इन चीज़ों ने काफ़ी, इनके प्रोड्यूसर्स ने काफ़ी सफ़र किया। ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेक्स्ट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब जो कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे जिनके कहते हैं SEZ, तो इनमें क्या कर दिया, कुछ फैसिलिटीज़ मिल गई इन्हें, जैसे कि इनको पानी और ट्रांसपोर्ट की फ्री फैसिलिटीज़ मिल गई, ठीक है। इनको बोल दिया कि 5 साल तक इनको कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा और लेबर लॉज फ्लेक्सिबल कर दिए। तो ये तो फ़ायदा था MNCs का, पर नुकसान किसका था? हमारी कंट्री का, हमारे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, हमारे लेबर्स थे, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे? नेगेटिव इम्पैक्ट। नेक्स्ट कम्स द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन हो इसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? गवर्नमेंट को लेबर लॉज
लेबर के फेवर में बनाने चाहिए, ना कि एमएनसी के फेवर में, क्योंकि एमएनसी इतनी अमीर होती है, उनका 50-100 रुपये मर जाएगा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक लेबर का अगर एक दिन के 50 रुपीज़ कट जाएंगे तो लेबर को बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट शुड सपोर्ट स्मॉल ट्रेडर्स बाय रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स। इट्स ट्रेड। सो नेक्स्ट इज गवर्नमेंट को ना ये ट्रेड बैरियर्स इतने नहीं हटाने चाहिए ताकि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है वो ज़्यादा सफ़र ना करें, थोड़े ट्रेड बैरियर्स लगा दें, क्योंकि ट्रेड बैरियर्स हटने की वजह से क्या होता है, हमारे खुद के जो हमारी कंट्री के स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, ये सब लोग बहुत सफ़र करते हैं, क्योंकि एमएनसीज आके सस्ते में अपना सामान बेच के चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट शुड मेक अलायंस विद द अदर कंपनीज टू फाइट। अब जो WTO के अंदर हमने पढ़ा था कि बिग कंट्रीज जो है वो रूल्स फॉलो नहीं करती है और उन्हें WTO कुछ नहीं कह पाता है, तो इसलिए गवर्नमेंट को कुछ अलग, कुछ छोटी छोटी कंट्रीज का अलायंस बनाना चाहिए ताकि वो इस चीज़ के अगेंस्ट खड़े हो सके कि हम को ही सिर्फ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, बिग कंट्रीज रूल्स फॉलो नहीं करती है। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई भी क्वेरी हो प्लीज कमेंट डाउन, आई एम सेइंग वेरी अगेन एंड अगेन, आई विल रिप्लाई और मैं आपकी क्वेरी सारी दूर करूंगी। एंड दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर नंबर 4 ऑफ इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इट इज़ वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट चैप्टर्स एंड ये छोटा सा चैप्टर हमारा अब खत्म होता है। इसमें हमने क्या पढ़ा? ग्लोबलाइजेशन इंडिया के पर्सपेक्टिव से। ओके, सो आई विल टेक योर लीव, स्टे ट्यून्ड टिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।